Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Khuman. Today we will discuss a very important topic of anti-test, that is verb. Let's start. Dear students, आज हम verb के टॉपिक को पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. verb, सबसे पहले हम verb को देखेंगे कि verb होता क्या है. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी काम को या किसी की हालत को जो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है उसको हम वर्ब कहते हैं. तो वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ही टेक्स अ बुक, इसमें ये वो वर्ड है जो कि ही के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए टेक्स वर्ब हो गया. द मंकी जंप्स, अब इसमें मंकी के एक्शन को ये वाला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वर्ड वर्ब हो गया. तो ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड वर्ब. और सेकंड है कि वर्ब दैट एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ बीइंग. अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहां पे ये जो वर्ड आर है ये वर्ब है जो कि इन फ्लावर्स की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि वो ब्राइट हैं. और अगर सेकंड एग्जांपल को चेक करें, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो इस एक ऐसा वर्ड है जो कि डायमंड की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हार्डेस्ट है. तो इस तरह से हमने वर्ब को देखा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को और किसी स्टेट ऑफ बीइंग को, उसको हम वर्ब कहते हैं. अब वर्ब की टाइप्स को डिस्कस करते हैं. तो वर्ब की तीन टाइप्स होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे दे स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पे जो वर्ब है वो स्पीक है और ये जो एक्शन है ये दे से इस पर ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और जिस वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर ना हो, पास ना हो, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और इसी तरह से दे डांस वेल, इसमें जो ये वर्ब है इसका एक्शन सिर्फ सब्जेक्ट तक का है, इसलिए ये आगे मूव नहीं कर रहा और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल एडवर्ब है, तो इसलिए इसका ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लें या जिनका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और जिनका एक्शन, ऐसे वर्ब जिनका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ना जाए बल्कि उनका ऑब्जेक्ट ही ना हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो कि हमने यहां पे देखा. अब थर्ड होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं मेन वर्ब के साथ, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. ऐसे वर्ब जो वर्ब की हेल्प करते हैं, जो वर्ब की हेल्प करते हैं, यूज्ड विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस. के ऐसा एक वर्ड जो हेल्प करता है मेन वर्ब की, उसके टेंस को, उसके मूड के या उसके वॉइस को एक्सप्रेस करने में, डिटरमिन करने में, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. अब सबसे पहला हम रूल पढ़ते हैं जी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में अभी हमने जैसे कि कहा कि ऐसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं उन्हें ट्रांजिटिव कहते हैं और उसमें इनट्रांजिटिव कहते हैं. तो यहाँ पे हमने देखे कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, जैसे टेल और फिर से, रेस, राइज, ले, लाई, सिट, सेट. अब जो ये वाला कॉलम है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का है और ये वाला जो कॉलम है ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स का है. अब इसमें टेल, रेस, ले, सिट के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे कि आपको सब्जेक्ट प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, उसमें नाउन और प्रोनाउन आते हैं. तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन और प्रोनाउन आ सकता है. इसी तरह से अगर कोई वर्ड से आता है, राइज आता है, लाई आता है, सेट आता है, तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, मीन के इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना, क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, राशिद टोल्ड जमाल. अब यहाँ पे देखें ये टोल्ड, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए जमाल.
इसी तरह से हॉट एयर राइजेस, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव हुआ। शैल आई ले द ट्रे, अब ले जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव हुआ। सिट डाउन ऑन द चेयर, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हुआ। अगर हम एमसीक्यूज को देखें तो उसमें क्या होगा कि जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया जाएगा, वर्ब ट्रांजिटिव यूज किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, तो हमने उस ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखें, ही टोल्ड दैट ही वाज टायर्ड। अब टोल्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा आंसर है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए टोल्ड रॉन्ग है। तो हमने टेल को हमने क्या करना है, इसके साथ रिप्लेस कर देना। तो हम यहां पे सेड लिखेंगे, ही सेड दैट। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो फिर इस कॉलम में से वर्ड यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर हम इस कॉलम में से यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एमसीक्यूज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम मजीद देखते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम स्टडी करेंगे रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं। इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स में ये होता है कि जब इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी वाले पैटर्न से नहीं बनती, बल्कि उनके अपने वर्ड्स को चेंज करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। और अगर कोई वर्ब अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी वाले पैटर्न से बनाएगा तो उसको हम रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब कहेंगे। इरेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं और रेगुलर वर्ब्स को वीक वर्ब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है वर्क, इसकी सेकंड फॉर्म हमने ईडी लगा के, थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनाई, तो इसका मतलब है कि ये एक रेगुलर वर्ब हुआ। और गो, वेंट, गॉन, तीनों वर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो ये इरेगुलर वर्ब है। अगर डी और ईडी लगने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए वो रेगुलर वर्ब है, और अगर डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट वर्ड से बने तो फिर वो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप में तीनों फॉर्म सेम होती हैं, दूसरी टाइप में 3 में से 2 फॉर्म सेम होती हैं, और तीसरी फॉर्म में तीनों डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहली तीनों फॉर्म्स में देखें, पुट, पुट और पुट, जिसमें तीनों फॉर्म सेम होगी। फिर दूसरी फॉर्म में क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, और तीसरी ऐसे होती है जिसमें तीनों डिफरेंट है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह से इरेगुलर वर्ब्स की 3 टाइप्स भी होती हैं। एक वो जिसमें तीनों सेम फॉर्म्स होंगी, एक वो जिसमें जो 3 में से 2 सेम होंगी, और तीसरी में तीनों डिफरेंट होंगी। अगर इसके एमसीक्यू को देखें तो यहाँ पे लीगल एडवाइस शुड बी सीक्ड बिफोर यू टेक एनी फर्दर एक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी जो है वो गलत है, क्योंकि सीक्ड नहीं होना चाहिए बल्कि सीक, सॉट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि कंफ्यूज किया जाएगा रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब को रेगुलर वर्ब से। जहां पे इरेगुलर यूज होना है वहां पे उसको रेगुलर मेथड से उसकी फॉर्म बना के मिस्टेक प्रोवाइड की जा सकती है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे सीक की जगह पे यहाँ पे सॉट आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर बी हो गया। तो ये जो पॉइंट था, दिस इज इरेगुलर वर्सेस रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जी जेरेंड इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव पे। अब हम पढ़ेंगे कि किन किन वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज होना है, किन किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज होना है, और किन किन वर्ब्स एक्सप्रेशंस के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद जेरेंड आता है, कुछ के बाद इन्फिनेटिव आता है, कुछ के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी कि कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड आएगा। डी हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले देखें कुछ आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जेरेंड आता है। फोर वर्ब्स कौन कौन से हैं? एडमिट है, अवॉइड है, कंसीडर है, डिनाई है, एंजॉय है और फिनिश है। इनके बाद जेरेंड यूज करेंगे। फिर कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद जेरेंड यूज करेंगे, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू, गेट यूज टू, कैंट हेल्प, वुड, माइंड, बी फॉन्ड ऑफ, फील लाइक। इनके बाद भी जेरेंड आएगा। और प्रेपोजिशन, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जैसे इंटरेस्टेड इन, इंस्टेड ऑफ, बिफोर, आफ्टर और गुड एट।
इनके बाद हम जेरेंड यूज करेंगे, मीन के इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे, जिसको हम जेरेंड कह रहे हैं। तो जेरेंड क्या होता है जी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जब नाउन के तौर पे यूज हो तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद जेरेंड, जैसे एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डिनाई, एंजॉय और फिनिश, इसके बाद जेरेंड यूज होगा। लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू, गेट यूज टू, कैंट हेल्प, वुड माइंड, बी फाउंड ऑफ, फील लाइक के बाद जेरेंड यूज होगा। और फिर जब प्रपोजिशन के बाद चूंकि नाउन आता है तो उसलिए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे। अगर हम इस MCQ को देखें तो दे एंजॉयड, ये हमारा अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अब एंजॉयड आ चुका है तो इसके बाद चूंकि जेरेंड यूज होना है इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज किया गया, जो कि गलत है। तो यहाँ पे मीट की बजाय मीटिंग आना चाहिए था, दे एंजॉय मीटिंग पीपल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि कब कब हमने वर्ब के बाद जेरेंड का यूज करना है जी। अब हम मजीद आगे चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि वर्ब्स, किन किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज होना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आफ्टर सम एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, जैसे ग्लैड है, प्लीज्ड है, इनफ है, टू है, इनके बाद इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स जैसे एग्री, अपीयर, चूज, लर्न एंड सो ऑन, तो उसके बाद वर्ब इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। फिर ऐसे तमाम वर्ब जो किसी फ्यूचर इवेंट को रिप्रेजेंट करें, जैसे वांट है, होप है, डिसाइड है, प्रॉमिस है या प्लान है, इसके बाद भी इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो इसलिए देखें, वांट, आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी, मैंने की नहीं लेकिन करूंगा, तो ये रेफर टू फ्यूचर इवेंट है। तो बेसिकली इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज करने का बेसिक ट्रिक ये है कि अगर कोई वर्ब जो कि रेफर करे किसी फ्यूचर इवेंट को तो उसके बाद आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे, और ऑलरेडी किसी इवेंट के बारे में कोई बात की जा रही हो तो हम जेरेंड यूज करेंगे। तो यहां पे आप देखें कि एडवर्ब्स के बाद, एडजेक्टिव्स के बाद, वर्ब्स के बाद और ऐसे तमाम वर्ब जो फ्यूचर इवेंट को रिप्रेजेंट करें या रेफर करें उसके बाद हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, आई वांट A, B, C और D। आई वांट गोइंग टू कॉलेज, अब वांट में फ्यूचर इवेंट की तरफ रेफर किया गया, इसलिए यहाँ पे गोइंग नहीं आना चाहिए, टू गो आना चाहिए। आई वांट टू गो टू कॉलेज। इसी तरह से इट्स टू डिफिकल्ट कन्विंसिंग हिम, टू जो है ये अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है ना कि जेरेंड लेता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो C ऑप्शन हमारा आंसर। तो यहाँ पे टू कन्विंस आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि किन किन वर्ब्स के बाद, किन किन जो एलिमेंट्स के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, सर्टेन एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के बाद, सर्टेन वर्ब्स के बाद और ऐसे तमाम वर्ब्स के बाद जो फ्यूचर इवेंट को रेफर करें। नेक्स्ट हम देखेंगे जी कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जीरो इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है कि इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इन्फिनेटिव हो। और अगर जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और उसका टू को यहां से स्किप कर दिया जाए तो वो कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो हम यहां पे ऐसे एलिमेंट्स को देखेंगे जिनके बाद हम इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव, जीरो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद, यानी कि हमने मॉडल ऑक्सिलरीज हमने पढ़ी कि जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ऐसे वर्ब जो हेल्प करते हैं मेन टेंस के, मेन वर्ब की, कि उसके टेंस को, उसके मूड और वॉइस को डिटरमिन करने में। तो ऐसे तमाम जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे कैन है, कुड है, वुड है, शुड, मे, माइट, विल, शेल, इनके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। फिर कुछ सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जैसे डेयर, नीड, कांट हेल्प बट, वुड, रादर, हैड, बेटर, यूज टू, इनके बाद भी आप बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, आई कांट हेल्प बट लाफिंग, अगर तो ये बट, आई कांट हेल्प बट लाफिंग, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे लाफ आना चाहिए। हमने यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि कांट हेल्प आ जाए तो फिर जेरेंड यूज करेंगे, आई कांट हेल्प लाफिंग। लेकिन अगर कांट हेल्प के बाद बट आ जाए तो फिर बेस फॉर्म
तो फिर हम बेस फॉर्म यानी कि हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो यहां पे अभी स्टूडेंट्स हमने देखा, हमने उन वर्ब्स को स्टडी किया कि किन वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज करना है, किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज करना है और किन वर्ब्स के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। अब हम मजीद आगे देखते हैं सबजंक्टिव्स को। सबजंक्टिव्स क्या होते हैं? सबजंक्टिव्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं सबजंक्टिव टॉकिंग अबाउट, जब हम टॉकिंग अबाउट इवेंट्स दैट आर नॉट सर्टेन टू हैपन, जब हम ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनके होने के बारे में हमें कोई यकीन नहीं होता, तो वहां पे हम सबजंक्टिव्स यूज करते हैं। जैसे देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद दैट क्लॉज आएगा, सब्जेक्ट वर्ब आएगा और उसके बाद दैट क्लॉज आएगा। और सबजंक्टिव हम यूज कब करते हैं? जैसे वांट्स टू हैपन, उस वक्त जब हम एंटिसिपेट करें कि कोई चीज होगी या फिर इमेजिन करें कि कोई चीज हो रही हो, तो उस वक्त हम सबजंक्टिव्स को यूज करते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो सब्जेक्ट वर्ब दैट क्लॉज से पहले अगर रिकमेंडेड, इंसिस्ट, डिमांड, अर्ज, आस्क, सजेस्ट आ जाए, तो दैट क्लॉज के बाद दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि शुड यूज नहीं होना चाहिए, शुड यूज नहीं होना चाहिए। और जो वर्ब यूज होगा उस वर्ब के साथ ना एस और एस यूज हो, उस वर्ब के साथ ना डी और ईडी हो, उस वर्ब के साथ ना आईएनजी हो, उस वर्ब के साथ ना टू हो, बल्कि वो वाला वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेयर इन्फिनेटिव हो, उसे हम यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे एग्जांपल में द टीचर इंसिस्ट, द टीचर इंसिस्ट हर स्टूडेंट्स are on time, the teacher insists her students are on time। अगर यहां पे देखें तो यहां पे देखिए insist आ चुका, अब यहां पे हम दैट लगाते हैं, दैट क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद आ गया दैट क्लॉज। तो यहां पे अब दैट क्लॉज के बाद दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, एक तो जो वर्ब होगा, वर्ब से पहले शुड नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और दूसरा, वर्ब के साथ एस ई एस ई डी ओ डी आई एन जी और टू नहीं होना चाहिए। अब यहां पे लिखा हुआ है द टीचर इंसिस्ट दैट हर स्टूडेंट्स आर ऑन टाइम। दिखने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन चूंकि इंसिस्ट के बाद जो दैट क्लॉज का वर्ब है, उन्हें इस जो एलिमेंट्स को पूरा करना चाहिए। इसके लिए हम एक शॉर्टकट देखते हैं कि जिस वर्ब के बारे में हमने डिसाइड करना है, देखिए इसमें शुड तो नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब है कि हमारा ये वाला एलिमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन अब हमने वर्ब को जज करना है कि वेदर जो वर्ब यहाँ पे लगा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ, शॉर्टकट शेयर कर रहा हूँ कि जिस वर्ब के बारे में आपने जानना है कि वेदर ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उस वर्ब से पहले आप शुड प्लेस करके देख लिया करें। अगर शुड लगाने से वो वर्ब जस्टिफाइड हो तो वो ठीक है, और अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब जैसे हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ब था वो था आर, आर से पहले हमने शुड प्लेस किया, शुड हमने यहां पे लगा के चेक किया। ये सिर्फ शुड ने वैसे लिखा नहीं जाना, लेकिन शुड हमारे वर्ब को करेक्ट करने में हेल्प करता है। हम जस्ट लगा के देखते हैं, शुड आर के साथ गलत है, इसलिए आर यहाँ पे हम गलत हो गया। लेकिन अगर शुड की जगह पे हम यहाँ पे बी लगा दें तो फिर शुड बी बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसलिए यहाँ पे आर की बजाय बी आना चाहिए था। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स देखा कि जब भी सब्जेक्टिव्स आ जाएं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब में ये वाले वर्ब्स आ जाएं, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएं, रिकमेंडेड हो, इंसिस्ट हो, डिमांड हो, अर्ज हो या आस्क हो, तो दैट क्लॉज के अंदर शुड यूज नहीं करना। और वर्ब के साथ एस और एस ना हो, डी और ईडी ना हो, आईएनजी ना हो, टू हो, टू नहीं हो, तो वो वर्ब बेस फॉर्म यूज होनी चाहिए। फिर भी अगर वर्ब का पता ना चले तो वर्ब से पहले अपने पास से शुड ऐड करके देख लें। अगर शुड लगाने से वर्ब जस्टिफाइड हो तो वो वर्ब ठीक है, और अगर जस्टिफाइड नहीं है तो वर्ब गलत हो जाएगा। आप वो वाला वर्ब लगाएंगे जो शुड के साथ यहाँ पे जस्टिफाइड हो। जैसे आर जो है वो शुड के साथ गलत हो रहा था, लेकिन हमने आर की ही बेस फॉर्म लिखी बी, तो बी जो है वो शुड के साथ जस्टिफाइड हो गया, इसलिए हमारा आंसर जो है वो
ये बन गया बी की, आर की जगह पे बी लिखेंगे। तो इस तरह से हमने सब्जंक्टिव को यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब मजीद हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स को। कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद जो किसी से काम करवाते हैं, उसको हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स, देयर आर 5 कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे लेट है, गेट है, हैव और मेक, हेल्प। तो ये हमारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं। सबसे वन बाय वन सबको हम डिस्कस करते हैं। लेट उस वक्त यूज करते हैं जब परमिट समवन टू हैपन, जब हम किसी को इजाजत देते हैं कोई काम करने की, तो इसलिए लेट तब यूज किया जाता है। और लेट के बाद हमेशा जीरो इन्फिनेटिव यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। दे डोंट लेट अस टू ईट, यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं फुल इन्फिनेटिव लगा हुआ था। दे डोंट लेट अस ईट, दे डोंट लेट अस ईट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पॉजिटिव को देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गेट। गेट में हम किसी को कन्विंस करके कोई काम करवाते हैं। कन्विंस समवन टू डू समथिंग, हम उसको कन्विंस करते हैं कि ये काम करो, कि हम कन्विंस करेंगे, काम उससे करवाएंगे, तो ये गेट के थ्रू होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला ये है कि गेट के बाद अगर पर्सन आ जाए तो आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और गेट के बाद थिंग आ जाए तो आगे थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई गॉट द लीक्ड रूम फिक्स्ड। अब यहां पे देखें ये थिंग है, गेट के बाद थिंग है, तो थिंग आ जाए तो फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन अगर गेट के बाद पर्सन आ जाए तो फिर आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, गेट और उसके बाद पर्सन हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और गेट के बाद थिंग हो तो आगे थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हम हैव को देखते हैं। हैव में क्या होता है जी, कि गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को देकर कोई काम करवाया जाता है। गेट में हम कन्विंस करते हैं, जबकि हैव में हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उससे काम करवाते हैं। तो अब हम हैव यूज करते हैं। हैव के बाद अगर पर्सन हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव के बाद पर्सन हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव के बाद थिंग हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से देखें, आई हैड माई हाउस पेंटेड, अब हैड था, इसके बाद हाउस थिंग है, तो इसका मतलब है आगे जो है वो थर्ड फॉर्म यूज होनी है। तो जब भी आप हैव को यूज करेंगे एज अ कॉजेटिव, आपने ये देखना है कि इसके बाद पर्सन आए तो आगे फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा आगे, और अगर इसके बाद थिंग आती है तो आगे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मेक पे। मेक में क्या होता है, किसी को फोर्स और रिक्वायर्ड टू समवन फॉर एन एक्शन, के एक्शन करवाने के लिए वो फोर्स और रिक्वायर्ड, किसी से रिक्वायर किया जाता है, किसी को बाय फोर्स कोई काम करवाया जाता है, उसका उस टाइम हम मेक यूज करते हैं। मेक के बाद अगर पर्सन आएगा तो आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी, और मेक के बाद अगर पर्सन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, पर्सन नहीं आएगा, तो आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फुल इन्फिनेटिव यूज किया जाएगा। जहां पे एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉज मेड स्टैंड इन द सन, आई वॉज मेड स्टैंड इन द सन। अब यहां पे देखें मेड के बाद डायरेक्ट वर्ब है, पर्सन नहीं है, तो इसीलिए अब अगर पर्सन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो फिर यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, आई वॉज मेड टू स्टैंड इन द क्लास। तो अगर मेक के बाद पर्सन हो तो बेस फॉर्म विदाउट टू इन्फिनेटिव लगाना है, और अगर मेक के बाद पर्सन नहीं है तो फुल इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लेस करना है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया जी हेल्प। हेल्प में यूज करते हैं उस वक्त जब हम असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, जब हम किसी काम करने में हेल्प करते हैं, असिस्ट समवन इन डूइंग समवन, तो उस टाइम हेल्प करते हैं। हेल्प के बाद आप फुल इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, हेल्प के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हेल्प के बाद जेरेंड यूज नहीं होता। तो प्लीज हेल्प हिम टू गो, प्लीज हेल्प हिम गो, प्लीज हेल्प हिम टू गो, दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्लीज हेल्प हिम गोइंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉजेटिव्स को देखा कि कॉजेटिव में 5 कॉजेटिव्स होते हैं। लेट के बाद जीरो इन्फिनेटिव यूज होता है, गेट के बाद अगर पर्सन आ जाए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर थिंग हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। इसी तरह से हैव के बाद अगर पर्सन आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म है, और हैव के बाद थिंग आ जाए तो थर्ड फॉर्म है। मेक के बाद अगर पर्सन आ जाए तो फर्स्ट बेस फॉर्म लगानी है यानी कि जीरो इन्फिनेटिव लगाना है, और मेक के बाद अगर पर्सन नहीं है तो फिर फुल इन्फिनेटिव लगाना है। अगर हेल्प के बाद
हेल्प के बाद चाहे आप इन्फिनेटिव लगा लें या बेयर इन्फिनेटिव लगा लें, दोनों करेक्ट हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे कॉजेटिव को डिस्कस किया। अब हम मजीद आगे देखते हैं जी वर्ब फॉर्म्स को। यहाँ पे हम कुछ टेंस को डिस्कस करेंगे और उसकी एक शॉर्ट चार्ट को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। अब यहाँ पे देखें, इंडेफिनेट में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। कंटिन्यूअस जहाँ पे भी आएगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। और जहाँ पे परफेक्ट हो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ हम इज, आर और एम के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव, बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। इसी तरह अगर पास्ट को देखें तो पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज और वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम हैड, बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे। देन हम फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में हम विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल बी के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। तो ये हमने एक शॉर्ट चार्ट देखा जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस को उनके ऑल एस्पेक्ट्स के साथ देखा कि उनमें कौन कौन सी फॉर्म यूज होती हैं और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इन्वर्जन पे। इन्वर्जन कहते हैं रिवर्सल ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस। कि एक सेंटेंस के अंदर सम टाइम एम्फेसिस के लिए हम वर्ड ऑर्डर को चेंज करते हैं, वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं, जिससे उस वर्ड में स्ट्रेस एलिमेंट जो इन्हांस कर जाता है। तो हमने दो तरह के इन्वर्जन्स होती हैं। सब्जेक्ट और वर्ब की इन्वर्जन होती है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, या फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। तो अगर हम ये देखें कि हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो, लाइक हार्डली, यानी कि हमारा अगर सेंटेंस नेगेटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो यानी कि हार्डली, स्केसली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली, हेयर, देयर, रेयरली, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, अगर इनसे स्टार्ट हो तो हमने क्या करना होता है, हमने इन्वर्जन करनी होती है। यानी कि जो हमारे पास होता है सेंटेंस ऑर्डर वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इन्वर्जन करते हैं तो इन्वर्जन में जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है उसको रिवर्स किया जाता है, यानी कि हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं और देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरह से ही होती है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, हमारे नेगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमने देखना है कि जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है क्या वो सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है या पहले लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरी थी वो कैन थी, कैन। अब कैन, वी कैन, और ये सब्जेक्ट था और ये मॉडल है। तो अब हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल है, ये तो नॉर्मल ऑर्डर है, जबकि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के आने से हमें रिवर्स ऑर्डर लगाना है यानी इन्वर्जन करनी है। तो इसलिए ये होना चाहिए था कैन वी।
अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी एक्सेप्ट दिस चेक। तो इस तरह से जब भी नेगेटिव एक्सप्रेशन से वर्ड स्टार्ट हो, हार्डली, स्केसली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली, हियर, देयर, रेयरली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नो वे, तो हमने सबसे पहले अपने वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है, जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वर्ब्स के तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को, फिर हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि किन किन वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज़ करते हैं, किन किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव किन वर्ब्स के बाद और एक्सप्रेशंस के बाद यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने फिर सब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, फिर हमने कॉजेटिव्स के बारे में डिटेल से हमने देखा कि कितने होते हैं कॉजेटिव्स और उनको कैसे यूज़ करना है, और उनके बाद कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आनी है, और फिर हमने वर्ब कि जो फॉर्म्स का एक छोटा सा चार्ट के ज़रिए हमने उसको समझने की कोशिश की, और एंड पे हमने इन्वर्जन देखा जिसमें हम नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम जो वर्ब के एस्पेक्ट्स थे उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वर्ब का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके टेस्ट को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।